बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ताहिर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तोड़कर मरोड़ कर या जिस तरह भी मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान का शायद आने वाले 5 सालों का मुस्तकबिल जौन सा है वो दे दिया गया है। लग कुछ ऐसा रहा है। असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के एक दफ़ा फिर सियासी इत्तेहाद करेंगी और अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान की भागदौड़ संभालेंगी। 8 फरवरी को गुजरे हुए कमोबेश 24 घंटे से ज़्यादा या शायद 2 दिन हो चुके हैं। आज जबकि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख है और रात के 1 बजे का टाइम है, यानी 9 तारीख 24 घंटे मुकम्मल तौर पे गुजर चुके हैं और 8 फरवरी का दिन भी मुकम्मल तौर पे गुजर चुका है। 2 दिन गुजरने के बावजूद भी कौमी असम्बली के 265 के करीब हलकों में से 240 के करीब का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बाकी बहुत सारे हलकों का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। इलेक्शन 2024, इससे पहले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, कभी भी रिजल्ट्स इतने लेट नहीं किए गए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट जो से हैं वो मजबूरन लेट करने पड़ गए। शायद बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि गिनती का अमल मुकम्मल ना हो सका हो, वहाँ पर रिजल्ट खुद रिकवाए गए हैं। किन की जानिब से रिकवाए गए हैं? यकीनी तौर पर जिन्हें इंडिपेंडेंस की कामयाबी मंजूर नहीं थी उनकी जानिब से ये रिजल्ट रिकवाए गए हैं और उन हलकों के अंदर मैनिपुलेशन की जाएगी। उन हलकों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इसका फिलहाल कुछ अंदाज़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी हलके की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया। कुछ प्रेस रिलीज लाजमी जारी की गई है, इसके अलावा कोई ऐसा ऑफिशियल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर नहीं जारी किया गया। अभी आज 10 तारीख रात के 1 बजे जब मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट को ऑन किया कि वहाँ पर किसी हलके का कोई तहरीरी सबूत या कोई इलेक्शन 2024 की कंपाइल फाइल मौजूद हो, तो अभी तक जनरल इलेक्शन 2018 तक के रिजल्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद 2024 तक के कोई भी कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर नोटिफिकेशन की सूरत में ऑफिशियल रिजल्ट्स जारी नहीं किए गए। यानी कहा यह जा सकता है कि अभी तक जितने नताइज हमें मिल रहे हैं वो जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर इशू नहीं होंगे तब तक ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ही होंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 का मतलब क्या है। देखें, जैसे एक हल्का है NA 146। अब NA 146 के अंदर टोटल पोलिंग स्टेशन है 200। तो हर पोलिंग स्टेशन में जो रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करता है कि वो काउंटिंग करता है और काउंटिंग करने के बाद जितने उम्मीदवार होते हैं उनको जितने वोट डले होते हैं उन सबको एक फॉर्म के ऊपर लिखता है और उस फॉर्म को लिखने के बाद मुतलका कैंडिडेट के जो अनाउंस करदा ऑफिसर हैं उन्हें प्रोवाइड करता है और फिर उसको जो पूरे उस हल्के का रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसे RO कहते हैं उस तक पहुंचाता है। तो फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म है और फॉर्म 47 उस पूरे हल्के का फॉर्म है। तो अब यहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो से हैं वो ज़्यादा लीड के अंदर हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं जो मीडिया पर चल रहे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर चल रहे हैं, उनके मुताबिक 96 से लेकर 102 तक की सीट्स जो सी हैं वो इंडिपेंडेंट विन्स कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 70 के करीब सीटें जीत चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट की हैसियत से लड़ रहे हैं इन पर आगे चल के एक बहस करेंगे जिसका जिक्र मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी किया था। उस सवाल को थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने उसका लास्ट इजहार किया था और अब वो क्वेश्चन जो सा है वो उस डिबेट का हिस्सा बन चुका है कि गवर्नमेंट बनाते वक्त इंडिपेंडेंट्स की हैसियत क्या होगी। आगे चलकर इस पर बात करते हैं। अभी कुछ रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। तो PMLN 70 के करीब सीट्स ले चुके हैं और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह शेयर करनी थी कि नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। विक्ट्री स्पीच के ऊपर उन्होंने क्या 2 पॉइंट्स जो से हैं वो रेज़ किए हैं, उस पर भी आगे चल के इस ब्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट्स देख रहे हैं तो रिजल्ट्स में देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52 सीट्स पर फतेहयाब हो चुकी है। अब इसमें जो अहम हलके जिन पर अपसेट हुआ, रात 8 फरवरी को 2 बजे तक नवाज शरीफ साहब अपने दोनों हलकों से हार रहे थे और फिर सुबह उठते ही कौम ने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो से अपने हलकों से जीत चुके। अब ये उन ताकतों के लिए या उन सारे निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ था कि अगर नवाज शरीफ साहब को लंदन से बुलाकर जहाँ पर इलेक्शन लड़वाए गए
और जिस तरह से उनको इलेक्शन के अंदर इन किया गया, उनकी सज़ा को ख़त्म किया गया, रूल्स को बदला गया, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की गई, बिला बिला ये सारे मामलात करने के बाद अगर नवाज शरीफ यहाँ इलेक्शन हार जाते तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। तो इस वजह से इलेक्शन मैनिपुलेट करना बड़े ज़रूरी हो गए कि सबसे बड़ा कैंडिडेट जिसके लिए मेला सजाया गया, आप यूँ कह लें, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स जो उनसे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है, उसे तो बिल्कुल अलग कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया हाथ पाँव बांध के, और बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उनको कंपेन, सियासी कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई, मुकम्मल तौर पर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया उस सियासी जमात के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो हारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब नाज़रीन, अगर इस सूरत हाल में नवाज शरीफ हार जाते तो यकीनी तौर पे एक बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, और मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगना था। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेव किया गया, नवाज शरीफ की सियासत को सेव किया गया और उन्हें इस काबिल बनाया गया, उन्हें इंजेक्शन के टीके लगाए गए, उन्हें वो टैबलेट्स दी गई, वो विटामिन उन्हें दिए गए कि बिला आखिर वो इलेक्शन के अंदर फतह याब करार पाए। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जीत जो लाहौर के अंदर देखने को मिली वो अताउल्लाह तारर की है। बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़े थे और इस सीट को बिलावल भुट्टो ने चैलेंज भी कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर यह इजहार कर दिया है कि वो अताउल्लाह तारर की सीट को चैलेंज करेंगे और अब ये मामला कोर्ट में जाकर डिसाइड होगा। देन जो बड़े लोग इंडिपेंडेंस की हैसियत से जीते हैं, बड़े नाम जो जीत चुके हैं, शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सरदार लतीफ़ खोसा, जरताज गुज, बिलावल भुट्टो ने NA 194 और NA 196 दोनों सीटों से जीत हासिल की और आसिफ अली जरदारी ने भी NA 207 से सीट हासिल कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान आखिरकार फिर JUIF के रहनुमा जीतने में कामयाब हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट्स बनी है ये उस तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी सीट लाजमी निकाल लेनी होती है और इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो ये थोड़ा हिस्सा लेते हैं और थोड़े पर ही राज़ी हो जाते हैं मौलाना साहब। मतलब इनके जो बयान थे कि यहूदी करार दे दिया गया और वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने वाले को गुनाहगार करार दे दिया गया और बहुत ही कुछ ऐसे फजूल बातें, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी सीट ले चुके हैं। और यकीनी तौर पे जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, बल्कि ये असेसमेंट नहीं, ये यकीन आप कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान तो उसी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे जो गवर्नमेंट में बैठेगी। ये बड़े मुख्तसर से रिजल्ट हैं जो मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेख रशीद अपनी सीट हार चुके हैं, एक रिजल्ट और, यानी शेख रशीद साहब अब मजीद किसी, उनकी तो कोई सूरत नहीं बनती है कि रिजल्ट हारने के बाद जो उनसा है वो, हाँ एक सूरत ज़रूर बनती है कि वो अपनी सीट को कोर्ट के अंदर चैलेंज करें और वो रिजल्ट जो उनसे हैं उनके रिवर्स हो, रिकाउंटिंग हो और कोर्ट उसको फतह में कन्वर्ट करे और फिर वो पार्लियामेंट में वापस आए। अच्छा, अब इसके बाद नाजरीन, रिजल्ट्स के बाद जो क्वेश्चन मैंने पहले इस व्लॉग के शुरू में आपके साथ शेयर किया और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंस की हैसियत क्या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात तो इलेक्शन कमीशन के किसी फॉरम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, बल्ले का निशान भी उनसे लिया गया। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी कोई नाम नहीं है और कोई मीडिया भी उनका नाम नहीं ले रहा। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो उनका जिक्र लाजमी किया जा रहा है। और एक बात एवरीवन जानता है कि इंडिपेंडेंट जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। अब इंडिपेंडेंट्स की जो बोली लगना शुरू हो चुकी है हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच के अंदर जो 2 पॉइंट्स किए उनका जिक्र यहाँ पर करते हैं कि एक तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो चाहते थे कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए और वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो उनसा है वो पार्लियामेंट बना के अपने लोगों के साथ हुकूमत चलाएं और फिर वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पर दिया कि उन्होंने ये बाजिया तौर पे कहा, इसमें उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की। अपने व्लॉग के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर ये पैगाम दिया कि उन्होंने शहबाज शरीफ की और कुछ जिम्मेदारान की ये ड्यूटी लगाई है कि वो आसिफ अली जरदारी से रब्ता करें। यानी जो सामने सूरत हाल नज़र आ रही है उस सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। अब इधर एक और ट्विस्ट फिर आता है कि 101 के करीब सीटें इंडिपेंडेंट्स की हैं। ये तमाम इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। दूसरी जानिब 70 और 50 सीटें जो उनसी हैं वो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। अगर हम 70 और 50 को जमा करें तो ये कुल 120 नशिस्तें बनती हैं इन दोनों सियासी जमातों की मिला के भी। यानी रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने के बावजूद
अपने 50 से ज़ायद हलकों में अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लाने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, और दो सियासी जमातें जो कि अपने आप को फतह याब करा रही हैं, उनकी आपस में मिल के सीटें भी 2/3 अक्सरियत यानी 169 का फिगर मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं। अब 120 सीटों के लिए इन्हें चाहिए सीट एडजस्टमेंट। MKOM, JUIF और कुछ और छोटी सियासी पार्टीज, इन तमाम की कुल सीटें मिलाकर 14 से 20 के करीब बनती हैं। ये 14 से 20 अगर तमाम लोग, जाहिर बात है ये छोटी सियासी पार्टी हैं और हमेशा से ट्रेंड यही रहा है कि ये उस रुख बैठती हैं जहां पर हुकूमत बन रही होती है। तो ये 120 अपने साथ दूसरी सियासी जमातें मिला लें तो ये बाकी 140 के करीब सीटें बनती हैं, और फिर भी 20 से 30 और 40 के करीब जो सीटें हैं वो 169 का फिगर पूरा करने के लिए इन लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। अब दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है? दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि इंडिपेंडेंट्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अगर आप किसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं या किसी पार्टी के कारकुन हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के कारकुन या किसी भी सियासी जमात के कारकुन जो उनसे हैं, वो एक एफिडेविट साइन करते हैं, वो रिटर्न लिख के देते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वाबस्ती रखेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी रखेंगे, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेशक जमात का हिस्सा तो नहीं बनाया गया, लेकिन कानून के अंदर तहरीक इंसाफ की जमात को कलअदम भी नहीं करार दिया गया। उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, वो एक जमात के तौर पे मौजूद है, उसके चेयरमैन को चेंज कर दिया गया। तो अगर ये इंडिपेंडेंट किसी PTI या PMLN को ज्वाइन करते हैं तो ये तहरीक इंसाफ के साथ जो एफिडेविट साइन करते हैं, ये कानूनी तौर पर वहाँ चैलेंज किए जा सकते हैं। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो इसको लाजमी चैलेंज करेगी कोर्ट में, वो इतनी आसानी के साथ अपने इंडिपेंडेंट्स को बिकने नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी बादशाह रहे हैं इस काम के, कैंडिडेट्स खरीदने के। वो इस तरह की सियासत के माहिर समझे जाते हैं। वो कैंडिडेट्स अगर परचेज भी करते हैं तो कैंडिडेट का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, उसे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो फिर मुकम्मल तौर पे उस सियासी जमात के साथ वाबस्ता हो जाएगा जिस जमात के साथ वो मिल रहा होगा। पीछे का रास्ता उसके लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने रिटर्न लिख के दिया हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या नून लीग की सीट से अगर जीतता है तो वो अपनी सियासी वाबस्तगी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक बड़ा कानूनी नुक्ता ये है कि लास्ट जो हम लोगों ने इलेक्शन देखे 2022-2023 के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, PDM जमात बनने के बाद, तो सियासी वाबस्तगियाँ चेंज करने के ऊपर जो उनसे है कोर्ट के अंदर केस चैलेंज किए गए। तो अब अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना चेंज करता है सियासी वाबस्तगी तो वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और उसकी क्या हैसियत होगी ये तो बाद में कानून ही बता सकता है या कानून जानने वाले लोग बता सकते हैं इसको बहुत बेहतर अंदाज के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाजमी क्रिएट होता है कि इंडिपेंडेंट्स किस रुख बैठेंगे। इंडिपेंडेंट्स के पास एक ऑप्शन बड़ी क्लियर मौजूद है। कानून ये कहता है कि वो आज़ाद हैसियत पे पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, ना तो वो अपोजिशन का हिस्सा होंगे ना ही वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती जमात का हिस्सा होंगे, वो एक आज़ाद हैसियत के तौर पे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 100 के 100 कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में बैठने का फैसला करते हैं तो फिर हुकूमत कौन करेगा? 169 का फिगर कैसे पूरा किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनता है। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि यह हुकूमत जो सी है वो इतनी आसान नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। अगले शायद 7 दिन जो मेरा अंदाज़ा है इसी खेल में लगेंगे और फिर जाके ये पार्लियामेंट बनेगी। अब ये पार्लियामेंट बन भी जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट होना है, जो अगला हर्डल है, जो अगला एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 169 की नंबर गेम पूरी करने के बाद एक हल्का, एक ग्रुप जो सा है वो पार्लियामेंट में ये क्लेम लेके चला जाता है कि जी हमारा वजीर आजम होगा, तो फिर वजीर आजम के ऊपर जो सा है वो वोटिंग होगी। हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले MNAs और MPAs सेलेक्ट किए जाते हैं। कौमी असम्बली की बात करें तो MNAs सेलेक्ट होते हैं। अब ये MNAs सेलेक्ट के बाद पार्लियामेंट में जाकर अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। 2/3 अक्सरियत 169 अगर किसी सियासी जमात की हो तो बड़ा क्लियर होता है कि वो वोट अपने सियासी पार्टी को ही डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी को रिटर्न लिख के दिया होता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दो बड़ी सियासी जमातें आपस में अलाइंस करती हैं, ये आपस के अंदर इत्तेहाद करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहस आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा कि वजीर आजम किस सियासी जमात का होगा। बिलावल भुट्टो एक बहुत सरगर्म रुकन है, बिल्कुल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ को इस मकसद के लिए जो सा है वो लाए गए हैं।
तो सेटलमेंट किस तरह से होती हुई नज़र आ रही है, फिलहाल कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि अभी जो पहली स्टेज है वो तो 169 का नंबर मुकम्मल करने की है। ये 169 का फिगर कैसे पूरा होगा। आखिर में इस सारी डिटेल के बाद मेरी ओपिनियन, मेरा ख्याल है कि एक मिक्स अचार की गवर्नमेंट बनेगी। ये मिक्स अचार की गवर्नमेंट बिल्कुल उसी तरह रोल प्ले करेगी जैसे पिछले साल पीडीएम की सियासी जमात करती रही है। अभी ये मिनी पीडीएम बनने जा रही है, एक नई पीडीएम बनने जा रही है, एक छोटी पीडीएम बनने जा रही है। कुछ सियासी जमातें जो उनसे हैं उनसे नाराज़गी कर दी गई है कि भाई तुम चले जाओ, अब हम हुकूमत चलाएंगे। यह हुकूमत कितने लंबे अरसे तक चल सकेगी, 5 साल के अंदर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस को ये किस तरह से डील करेंगे, इसके ऊपर कोई वाजिया रोड मैप नहीं नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जौन सा है वो इन सियासी जमातों के हाथों में खेलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये सियासी जमातें जौन सी हैं वो अपना मैंडेट लेने के ही चक्करों में पड़ी रहेंगी और हमारे जो चैलेंजेस हैं उसको डील नहीं कर पाएंगी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया इस सारी चीज़ों को देख रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो रिपोर्ट कर रहा है हर चीज़ को। और इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से, इंटरनेशनल कंट्रीज़ किस तरह से इस अलायंस को एक्सेप्ट करेंगी और ये इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जाकर किस तरह से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करेंगी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस बेहतर होंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। पाकिस्तान कभी भी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर किए बगैर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर नहीं कर सकता। नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट के मुताबिक हम एक नेशन स्टेट एक्टर के तौर पे हैं और हमें दूसरे नेशन स्टेट एक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा नहीं करेगा तब तक जो सा है वो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस को बेहतर नहीं कर सकता। अब फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए आपको एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और क्या पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में इस मिक्स अचार की गवर्नमेंट के साथ सियासी इस्तेहकाम हासिल कर पाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के व्लॉग से सिर्फ इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग के अंदर इलेक्शन के हवाले से मजीद अपडेट आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी मुख्तसर सी जो आप ऑडियंस हैं इस चैनल को प्रमोट करें और मेरे कंटेंट को लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।